चलिए, पहला जो हम लोग बिहार वाला सेशन चला रहे हैं, उस बिहार वाले सेशन में हम लोग को आज बिहार का परिचय फर्स्ट वीडियो में हम करा दिए हैं। आज प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ना है। प्राचीन इतिहास, प्राचीन बिहार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्राचीन बिहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, प्राचीन बिहार के अंतर्गत जो ऐतिहासिक पाषाण काल में हम लोग पढ़ेंगे। पाषाण काल को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भाग में? पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, तीसरा जो है नवपाषाण काल, और चौथा जो है ताम्रपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अवशेष जो है बिहार के किस भागों में मिले हैं? मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल के जो अवशेष है दक्षिण बिहार में ये अवशेष पूरा पाषाण काल के मिले हैं। खास करके मुंगेर जिला और गया जिला में पूरा पाषाण काल के अवशेष। पूरा पाषाण काल के अवशेष के अंतर्गत क्या क्या आता है? हस्त, कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी। हस्त, कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी। हस्त, कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी ये किसके अंतर्गत? पूरा पाषाण काल के अवशेष हैं। और ये कहाँ पे मिले हैं? दक्षिण बिहार में, मुंगेर और गया जिला में। फिर मध्य पाषाण काल का अवशेष जो है मुंगेर जिला में मिला है। मध्य पाषाण काल के अवशेष के अंतर्गत आता क्या है? जो छोटे आकार के तेज धार वाले औजार होते हैं वो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। छोटे आकार के तेज धार वाले औजार, छोटे आकार के तेज धार वाले औजार जो है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। और नव पाषाण काल के जो अवशेष है 2 जगह, एक चिरांद और दूसरा चेचर में। चिरांद जो है सारण जिला में पड़ता है, सारण में चिरांद है, और चेचर जो है वहीं बगल में वैशाली है, वैशाली जिला में पड़ता है। ठीक है, चिरांद और चेचर। यहाँ पे काथी का उपकरण मिला है? हड्डी का उपकरण मिला है। हड्डी का उपकरण कहाँ पे? हड्डी का उपकरण। यहाँ पे जो उपकरण मिले हैं काथी के मिले हैं? पाषाण काल है तो पाषाण काल में काथी के? पत्थर के। यहाँ पे नव पाषाण काल में काथी के? हड्डी का उपकरण मिला है। चिरांद और चेचर में। चिरांद कहाँ है? सारण में, और चेचर कहाँ है? वैशाली में। ताम्र पाषाण काल के जो अवशेष हैं कई जगहों पे मिले हैं। चिरांद में भी मिला है, चिरांद हो जाएगा, चेचर हो जाएगा, गया, सोनपुर, फिर राजगीर और मनेर। इन सारे जगहों पे ये ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। फिर अब जो आता है मध्य, जो वैदिक काल आता है, ये पाषाण काल के अंतर्गत हो गया। पाषाण काल के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? बिहार में। अब जो वैदिक काल आता है, वैदिक काल के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है? बिहार के जो एग्जाम्स हैं उनमें ये महत्वपूर्ण है। वैदिक काल के अंतर्गत कौन सी बातें हैं? जैसे पहला नंबर, बिहार का प्रथम वर्णन वैदिक काल में समझा जाए। वैदिक काल, बिहार का प्रथम वर्णन कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में बिहार का प्रथम वर्णन मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकर एवं प्रात्य शब्द का वर्णन है। प्रात्य शब्द, ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकर और प्रात्य शब्द का वर्णन आया है।
यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में बिहार के विदेह राज्य का वर्णन मिलता है। विदेह राज्य का वर्णन मिलता है। और इसी विदेह राज्य के जो राजा थे, विदेह के राज्य की जो स्थापना किया था वो निमि विदेह ने किया था। विदेह राज्य की स्थापना किसने किया था? निमि विदेह। और निमि विदेह जो थे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के। और उसी वंश में 25वें जो राजा होते हैं, 25वें राजा कौन होते हैं? राजा जनक होते हैं। जो रामायण वाले जनक हैं, सीता की जो पिता होते हैं वो जनक होते हैं। तो ये इक्ष्वाकु वंश के राजा होते हैं। और इसी यजुर्वेद में इस विदेह राज्य का वर्णन मिलता है। और विदेह राज्य का स्थापना किसने किया था? निमि विदेह किसके वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के। और उसी इक्ष्वाकु वंश में 25वें राजा कौन होते हैं? जनक होते हैं, जिनकी लड़की सीता का विवाह जो होता है वो रामचंद्र से होता है। फिर अब जानते हैं इससे आगे बढ़ते हैं तो जो प्राचीन बिहार के अंतर्गत हम लोग को समझना है महाजनपदों के बारे में। तो महाजनपद, पूरे भारत में महाजनपदों की अगर संख्या देखी जाए तो 16। कितना? ये कहाँ पे वर्णन मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपद कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय में इस बात का वर्णन होता है कि भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उस 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में। पहला मगध, दूसरा अंग और तीसरा वज्जी संघ। ये 3 महाजनपद कहाँ पे? बिहार में। और जो मगध था, मगध पटना, गया और नालंदा जो वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मगध आता। अंग जो है भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया। भागलपुर और मुंगेर वाले एरिया में अंग महाजनपद होता था। और वज्जी संघ जो है मुजफ्फरपुर और वैशाली वाला जो क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर और वैशाली वाले क्षेत्र में क्या था? वज्जी संघ था। इसमें 8 गो जनपद थे, 8 जनपद का संघ था वज्जी संघ। और इसी में एक लिच्छवी जो था, लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी ये भारत का प्रथम गणतंत्र था। भारत का प्रथम गणतंत्र कहा जाता है इसे, भारत का प्रथम गणतंत्र, इसी लिच्छवी को कहा जाता है। ये वज्जी संघ के अंतर्गत था। अब जानना है कि मगध की राजधानी कहाँ? मगध के अंतर्गत पटना, गया और नालंदा वाला जो क्षेत्र आता था। मगध की राजधानी गिरिब्रज और राजगृह। अंग का चंपा, अंग की राजधानी कहाँ? चंपा, ये राजधानी है। और वज्जी संघ का वैशाली, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। अब इसमें हम लोग को समझना है मगध के उत्कर्ष के बारे में समझना है। मगध का उत्थान किस प्रकार हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को समझना है कि मगध का उत्थान किस प्रकार हुआ। ठीक है, देखिए मगध के उत्थान के 2 कारण थे। मुख्य रूप से मगध के उत्थान का 2 कारण, एक व्यक्तिगत कारण, दूसरा भौगोलिक कारण। ठीक है, मतलब मगध एक समय आया कि पूरे भारत पे मगध ने शासन किया। एक मगध के ही राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अखंड भारत की अवधारणा को प्रतिपादन किया, अखंड भारत बनाने का सपना लिया और अखंड भारत बनाया भी। तो ये इतना ज़्यादा मगध में विकास, इतना ज़्यादा उत्थान, इसके कारण क्या थे? 2 कारण थे। एक भौगोलिक कारण था, दूसरा व्यक्तिगत कारण था। भौगोलिक कारण के अंतर्गत क्या कौन कौन सी बातें हैं?
भौगोलिक कारण में मगध जो क्षेत्र है, मगध जो क्षेत्र था पटना, गया और नालंदा वाला जो क्षेत्र है, इस एरिया में ये मगध बसा हुआ था। तो इसी क्षेत्र से गंगा नदी बहती है और उस वक्त व्यापार के जो मुख्य साधन जल मार्ग हुआ करते थे, नदियों से ही व्यापार किया जाता था। और ये वजह था कि मगध जो क्षेत्र है, मगध क्षेत्र में गंगा नदी जो है एक बड़े हिस्से से होके, दौर से होके बिहार में आती है। तो इस वजह से मगध में व्यापार करने के लिए साधन, कई सारी नदियाँ गंगा नदी में मिलती है, तो व्यापार करने का रास्ता एक मिला मगध को, एक जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला रास्ता था और सुगम्य रास्ता था। दूसरी कि मगध के अगल बगल में जंगल हुआ करते थे, उस जंगलों में हाथी होते थे और उस मगध के जो राजा होते थे हाथियों से युद्ध करते थे। तीसरी कारण क्या था भौगोलिक कारण के अंतर्गत जो है, तीसरी कि मगध वाले क्षेत्र में जो है लोहा की खानें थी और लोहा के और सारे जितने यहाँ पे लोहा के खान होने की वजह से यहाँ के जितने सारे हथियार बनते थे लोहा से बनते थे और धातुओं की तुलना में लोहा मजबूत होता था, जिससे युद्ध करने में, युद्ध के सामान हो गए या और जितने जो युद्ध सामग्रियाँ हो गई वो सब लोहा से बनाए जाते थे और सारे जो महाजनपद थे उनसे उत्कृष्ट होता था, यहाँ लोहा खरीदना नहीं पड़ता था। इस वजह से ये सारे रीजन थे जो मगध की भौगोलिक जो दशा है, मगध की जो उत्थान है, मगध का विकास में ये सारे भौगोलिक कारण जो थे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। फिर व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत मगध में ऐसे कई सारे राजा हुए, ऐसे कई सारे सम्राट हुए जिसने वो महत्वाकांक्षी राजा हुए जिनका जो लक्ष्य रहा पूरे भारत में शासन करना लक्ष्य रहा। तो ये वजह भी हुआ कि मगध का उत्थान हुआ, मगध का विकास हुआ। देखिए महत्वाकांक्षा एक ऐसी चीज़ है कि महत्वाकांक्षा होने की वजह से आदमी जो होता है, आदमी का विकास होते रहता है। तो महत्वाकांक्षी राजा हुए यहाँ पे मगध में, ये कारण रहा मगध के उत्थान का। और इसकी जो स्थापना है, स्थापना जो मगध का अगर स्थापना कहा जाए तो स्थापना बृहदत्त ने किया था। किसने? बृहदत्त ने मगध की स्थापना किया था और इसमें कई सारे वंश मगध में शासन किए, कई सारे वंश किए। पहला जो वंश था हर्यक वंश था, पहला हर्यक वंश था। दूसरा शिशुनाग वंश था, शिशुनाग वंश शासन किया, शिशुनाग वंश। तीसरा नंद वंश शासन किया। चौथा मौर्य वंश रहा मगध वाले क्षेत्र पे। फिर आगे चल के गुप्त वंश और पाल वंश का शासन रहा। तो पाल वंश का शासन है। लेकिन ये जो तीन वंश हुए, ये तीन वंश केवल मगध के इतिहास के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये केवल बिहार का इतिहास नहीं है। मौर्य वंश, गुप्त वंश और पाल वंश एक तरीके से कहिए तो ये भारत के इतिहास के अंतर्गत चल जाता है, क्योंकि मौर्य वंश का जो शासन था पूरे भारत में शासन हुआ। इस वजह से भारत के इतिहास के में पढ़ने की वाली भी बातें हैं। लेकिन ये जो वंश थे मुख्य रूप से ये शुरुआत चूंकि कुछ था मौर्य वंश का बिहार से, तो ये चार वंश जो है बिहार के इतिहास में मुख्य रूप से पढ़ने हैं, चार वंशों के बारे में। ठीक है, तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा। पहला हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, पाल वंश। कई बार क्रम से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वंश दे दिया जाता है और वंशों का नाम दे दिया जाता है, फिर क्रम पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या था। ठीक है, इनका क्रम क्या था, क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अब हम लोग जानते हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में, समझते हैं कि मगध से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हो सकता है। तो पहला नंबर ये बात कि मगध के वंशों का क्रम याद रखिए। मगध के वंशों का क्रम कम से कम याद है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, 16वें महाजनपद में मगध जो था सबसे अधिक शक्तिशाली था और मगध के जो विकास के, उदय के कई सारे कारण थे। एक आर्थिक कारण था, एक राजनीतिक कारण था, एक भौगोलिक कारण था। मगध के वंश का क्रम हो गया। अब जो पहला वंश है हर्यक वंश, इस हर्यक वंश के बारे में हम लोग समझेंगे कि हर्यक वंश मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश। हर्यक वंश से कौन कौन से क्वेश्चन जो है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। ये पहला नंबर
हर्यक वंश के बारे में ये जानना है कि इसे पितृहंता वंश कहा जाता है, पितृहंता वंश। और मगध का प्रथम वंश भी है, मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश, और इसे ही पितृहंता, पिता की इसके जितने सारे सम्राट हुए अपने पिता की हत्या कर करके सम्राट हुए, इस वजह से इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। इस हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और कब स्थापना हुई थी? 544 ईस्वी में, ईसा पूर्व 544 ईसा पूर्व में ये बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया। और इसने जो बिंबिसार थे वो राजगृह में राजधानी अपना बनाए। अपना राजधानी कहाँ? राजगृह राजधानी बनाए मगध का, ठीक है। फिर ये जो बिंबिसार थे एक अलग नीति से काम कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि युद्ध करके किसी को पराजित करने से बेहतर है कि उसके साथ विवाह संबंध स्थापित कर लिया जाए, विवाह संबंध स्थापित करके तब वहाँ से उस धन को कब्जा किया जाए। उस संबंधों पे, इस बातों पे, इस नियम से ये चल रहे थे। इस वजह से, इस दिमाग में ये बात होने की वजह से इन्होंने 3 शादियाँ की थी। जो बिंबिसार थे ये 3 शादी किए थे। एक कोसल प्रदेश की महाकोसला से शादी हुआ था। कोसल प्रदेश की राजकुमारी थी महाकोसला, कोसल प्रदेश की थी, कोसल प्रदेश की राजकुमारी से शादी हुआ था। और दूसरी जो शादी चेलना से हुआ था, चेलना, ये जो थी वैशाली नरेश की पुत्री थी, वैशाली नरेश चेतक की पुत्री थी, वैशाली नरेश चेतक की पुत्री चेलना से शादी हुआ था। और तीसरा छेमा से तीसरी शादी जो हुई थी छेमा से हुई थी। पंजाब में भद्र प्रदेश था, भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी वो कहाँ? छेमा। इससे शादी 3 शादियाँ बिंबिसार किए थे। और ये वजह ये था कि ये सोच रहे थे कि शादी करके ही अपना साम्राज्य विस्तार किया जा सकता है, और शादी करके साम्राज्य विस्तार करना सुविधाजनक है युद्ध करके साम्राज्य विस्तार करने की तुलना में, ठीक है। इनके दरबार में प्रसिद्ध एक राजवैद्य हुआ करते थे, इनका नाम जीवक था। बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध राजवैद्य थे जिनका नाम जीवक था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिंबिसार के दरबार में कौन से राजवैद्य थे जिन्होंने बुद्ध की, जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध की जब जो स्वास्थ्य बिगड़ा था तो उनकी जो उपचार जीवक ही किए थे। और अवंती प्रदेश के एक राजा थे प्रद्योत की भी सेवा इन्होंने ही किया था, जीवक ने। तो 2 आदमी की सेवा, एक भगवान बुद्ध की और दूसरा प्रद्योत की सेवा, जो अवंती के राजा थे। ये इनके मित्र थे बिंबिसार के, तो इन्होंने भेजा था इनकी सेवा करने के लिए। इनको पांडु रोग हो गया था, पांडु रोग की चिकित्सा करने के लिए, प्रद्योत की चिकित्सा करने के लिए जीवक को भेजा गया था। किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। फिर बिंबिसार जो है, बिंबिसार का लड़का होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या, बिंबिसार की हत्या करता है और हत्या करके राजा बनता है। अजातशत्रु होता है किसका लड़का? बिंबिसार का, अजातशत्रु। ये अपने पिता की हत्या करता है, हत्या करके ये राजा बनता है। इसी का नाम कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। ये 492 ईसा पूर्व में, कब? 492 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व को बीसी भी कहा जाता है। 492 बीसी में पिता की हत्या करके शासक बना था। कैसे? पिता की हत्या करके, यानी बिंबिसार की हत्या करके, पिता की हत्या करके ये राजा बना था, शासक बना था, ठीक है। फिर ये इसके जो अगर खाता कहिए तो इसके खाता से 3 बातें महत्वपूर्ण है। ये कि कब राजा बना 492 ईसा पूर्व में, इसके पिता कौन थे? बिंबिसार थे। और जो है कि दूसरी जो बात है, ये वैशाली और काशी को जीता था, वैशाली और काशी को जीता था। ये कौन? अजातशत्रु। फिर ये जब बुद्ध की महापरिनिर्वाण हो गया था, यानी बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, तब प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन यहीं कराया था।
प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कौन कराया था? बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु करवाया था। ठीक है। दूसरे जो शासक होते हैं, अब अजातशत्रु का लड़का होता है उदयन भी अजातशत्रु का, जिसे उदयन भी बोला जाता है, उदयन को कभी कभी उदयन भी कहा जाता है। तो ये अजातशत्रु का लड़का था, ये अपने पिता की हत्या करके ये भी राजा होता है। और इसके खाते में एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर, गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर इसने पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया और वहीं उसका राजधानी बनाया। नगर की स्थापना तथा राजधानी बनाया वहीं पे। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो है हर्यक वंश के अंतर्गत आते हैं शासक। हम लोग हर्यक वंश के अंतर्गत 3 शासक, एक बिंबिसार, फिर अजातशत्रु और तीसरा जो है उदयन है। फिर नेक्स्ट शिशुनाग वंश होता है। शिशुनाग वंश से देखिए जानना इतिहास बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो बस हम कवर करा रहे हैं। दूसरा जो मगध का वंश होता है शिशुनाग वंश होता है और इसकी स्थापना शिशुनाग करते हैं। संस्थापक कहिए, संस्थापक कौन होते हैं? शिशुनाग होते हैं इसके संस्थापक। ये जो होते हैं अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? वैशाली बनाते हैं। ये कहाँ राजधानी बनाते हैं? वैशाली बनाते हैं। और शिशुनाग के जो खाते में है ये अवंती को अपने में मिलाया था। मगध में अवंती प्रदेश को मिलाया था। अवंती को मगध में किसने मिलाया? मगध में मिलाया। कौन? शिशुनाग ने मिलाया था। फिर इसी शिशुनाग वंश का राजा होता है कालाशोक। शिशुनाग वंश का ही राजा होता है। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? पाटलिपुत्र में बनाता है। राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाता है। और इसके अंतर्गत जो दूसरी बात है, ये पहली बात की कालाशोक राजधानी पाटलिपुत्र में, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कौन? अजातशत्रु। और दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन कौन? कालाशोक। किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। बौद्ध सभा का आयोजन करवाता है। और ये जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक होते हैं नंदीवर्धन। अंतिम शासक पूछे शिशुनाग वंश का कौन? नंदीवर्धन। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हम लोग नंदवंश के बारे में समझेंगे। नंदवंश, इसके बाद नंदवंश था, पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंदवंश मगध पर शासन किया। तो हम लोग क्या समझे कि क्या समझा जा गया कि जो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। 544 ईसा पूर्व में उन्होंने स्थापना किया था। राजगृह को अपनी राजधानी बनाए थे। इनका मतलब मत था कि जो साम्राज्य विस्तार किया जा सकता है शादी करके करना आसान है, इस वजह से इन्होंने 3 शादियाँ की थी। एक महाकोसला से, कौशल नरेश की पुत्री थी, फिर चेलना जो चेतक की पुत्री थी वैशाली नरेश की, और क्षेमा जो थी पंजाब के भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी क्षेमा। इन तीनों से शादी हुआ था इनका। इनके दरबार में प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक हुआ करते थे, जिन्होंने भगवान बुद्ध और अवंती प्रदेश, इनके मित्र अवंती प्रदेश के राजा थे प्रद्योत की सेवा किया था जीवक ने। फिर इसी जो
हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु राजा बनता है 492 ईसा पूर्व में, और वैशाली तथा काशी को जीतता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जब होती है, मृत्यु होती है, तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन करवाता है कौन? अजातशत्रु। और फिर उदयन होता है। उदयन इसी अपने पिता की यानी अजातशत्रु की हत्या करके खुद अपने राजा बनता है, और गंगा सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन किया था? उदयन किया था। किस वंश का था? उदयन हर्यक वंश का शासक था। किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था। फिर शिशुनाग वंश का शासन आता है। शिशुनाग वंश में संस्थापक शिशुनाग राजधानी अपना कहाँ बनाए थे? वैशाली। और शिशुनाग ने किसको जीता था? अवंती को मगध में मिलाया था। इसके लड़के कालाशोक थे, और कालाशोक के बारे में आता है कि कालाशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाए थे। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन करवाया था कालाशोक ने। और नंदीवर्धन जो थे, इस जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे, अंतिम शासक थे। फिर हम लोग नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। नंद वंश, नंद वंश, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्यम नंद। संस्थापक महापद्म नंद। महापद्म नंद वंश के संस्थापक थे। ये जो महापद्म नंद थे, इन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी। एकराट की उपाधि। पुराणों में इन्हें परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार किसको? महापद्म नंद को। ठीक है। इन्होंने कलिंग प्रदेश को जीता था। कलिंग को जीता, और कलिंग से जिनसेन की मूर्ति को जीता था। और जिनसेन की मूर्ति को, जिनसेन की मूर्ति को मगध लाया था। कलिंग में इसने एक नहर भी खुदवाई थी। कलिंग में नहर खुदवाई। कहाँ? कलिंग में, जिसका प्रमाण जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा में अभिलेख में इस बात का प्रमाण है कि जो महापद्म नंद थे, कलिंग में, कहाँ पे? कलिंग में नहर खुदवाई थी। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। ये इसका प्रमाण, इसका साक्ष्य मिलता है। और इस वंश के अंतिम शासक धनानंद थे। धनानंद के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण भारत पे धनानंद के समय में ही हुआ था। सिकंदर का आक्रमण कब? 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व। और उसी समय मौर्य वंश के आने से पहले, यानी नंद वंश का जब शासन चल रहा था, उसी वक्त दो आक्रमण हुए थे भारत पे। एक ईरानियों का आक्रमण था, दूसरा यूनानियों का आक्रमण था। तो ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण के बारे में समझना है। मौर्य पूर्व, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। मौर्यों के शासन से पहले ईरानियों द्वारा आक्रमण किया गया और यूनानियों द्वारा आक्रमण किया भारत के क्षेत्र पे। तो ईरानी आक्रमण के बारे में हम लोग समझते हैं। ईरानी आक्रमण में हम लोग को पढ़ना है कि प्रथम विदेशी भारत पर, प्रथम विदेशी जो आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? ईरानियों द्वारा हुआ था। प्रथम विदेशी आक्रमण, प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। और वो जो ईरानी थे वो किस वंश के थे? हखमनी वंश के। हखमनी वंश के ये ईरानी थे। इन्होंने आक्रमण किया था भारत पर। अगर प्रथम आक्रमण जाता है तो ईरानियों का जाता है। प्रथम आक्रमण कौन किया था? प्रथम आक्रमण अगर पूछ दिया जाए किया कौन था, तो साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय प्रथम आक्रमण किया था। और प्रथम भारत पर प्रथम सफल आक्रमण की अगर बात किया जाए, सफल आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, दारा प्रथम ही इसका नाम जाता है। 516 ईसा पूर्व में, 516 ईसा पूर्व में पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम द्वारा किया गया था। और
ये जो था इस आक्रमण करके गांधार प्रदेश को जीत लिया गया था। गांधार प्रदेश, अफगानिस्तान वाला एरिया में गांधार प्रदेश हुआ करता था। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसमें में गांधार प्रदेश था, और इस प्रांत को जीतकर ईरान ने अपना 20वां प्रांत बनाया था। ईरान ने 20वां प्रांत बनाया, किसको? गांधार वाला प्रदेश को जीतकर 20वां प्रांत बना दिया। और यहाँ से जो 360 हेलेंट स्वर्ण का माप है, हेलेंट स्वर्ण प्राप्त होता था ईरान को, स्वर्ण प्राप्त होता था जब ईरानियों का इस क्षेत्र पे अधिकार हो गया। उसके बाद से अब ईरानियों द्वारा आक्रमण, जब डेरियस प्रथम द्वारा जो सफल आक्रमण हुआ, उसका प्रभाव क्या रहा? उसका प्रभाव भारत में खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ। भारत में किस लिपि का जन्म हुआ? खरोष्ठी लिपि का। खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ। और ये खरोष्ठी लिपि कहाँ से आई? ईरान की अरमाइक लिपि थी, अरमाइक लिपि से इसका विकास हुआ। अरमाइक लिपि से विकास किसका? खरोष्ठी लिपि का। तो ये प्रभाव रहा खरोष्ठी लिपि का। और मौर्य कला पर भी ईरानी जो कला थी, ईरानी कला का प्रभाव पड़ा। मौर्य जो वंश आया, मौर्य वंश में जो राजा के जो भवन बनते थे, जो खंभे बनते थे, वो सब ईरानी कला से ही बनाया जाता था। और ईरान और भारत में आर्थिक संबंधों का भी विकास हुआ इस आक्रमण के कारण। फिर यूनानी आक्रमण था। फिर ईरानियों के बाद किन लोगों ने आक्रमण किया? यूनानियों ने आक्रमण किया। यूनानी आक्रमण, देखिए यूनानी आक्रमण में जो सिकंदर के हाथ में, सिकंदर जो था यूनान का ही रहने वाला था, ईरान के मकदूनिया का रहने वाला था। तो सिकंदर के ही खाते में ये बात जाती है यूनानी आक्रमण के। जो प्रथम आक्रमण यूनानियों द्वारा हुआ था, सिकंदर ने ही किया था। सिकंदर के जो पिता थे, सिकंदर द्वारा आक्रमण किया गया था। यूनानी आक्रमण किसके द्वारा? सिकंदर द्वारा। कब? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। अब समझिए कि सिकंदर के पिता कौन थे? पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। बाद में भेंट करो। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। और ये जो फिलिप थे 359 ईसा पूर्व में, डेट था 359 BC, 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने थे। और मकदूनिया का शासक 359 ईसा पूर्व में कौन बना? फिलिप कौन थे? सिकंदर के पिता थे। और इसकी हत्या, जो फिलिप थे, फिलिप की हत्या हो गई 329 ईसा पूर्व में। 329 BC में फिलिप की हत्या हुई। 329 BC में फिलिप की हत्या। और फिलिप की हत्या होने के कारण जो सिकंदर थे, सिकंदर राजा बने, मकदूनिया के। हत्या हुई और इसी के कारण 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर को राजा बनाया गया। सिकंदर राजा बने। और सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था, तो आता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पर्वत को पार करके भारत पर आक्रमण हुआ था। तो जो पाकिस्तान वाला जो प्रदेश है, पाकिस्तान के प्रदेश में पाकिस्तान को ऊपर से नीचे के क्रम में 3 पर्वत बांटते हैं। सबसे पहले हिंदू कुश होता है, हिंदू कुश पर्वत। उसके नीचे जो है हिंदू कुश है, मकरान है, और
सबसे ऊपर हिंदू कुश पर्वत है। तो वही हिंदू कुश जो पर्वत है, हिंदू कुश, उसके नीचे सुलेमान है और सुलेमान के नीचे किरथर है, 3 पर्वत है। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है पाकिस्तान का, तो ऊपर वाला भाग पे कौन सा पर्वत है? उत्तरी भाग, पाकिस्तान के उत्तरी भाग पे हिंदू कुश पर्वत है। तो इसी हिंदू कुश पर्वत को पार करके जो सिकंदर था, सिकंदर भारत में आया था। और हिंदू कुश पर्वत को जब पार किया तो अब क्वेश्चन यही से आता है एक कि किस पर्वत को पार करके आया था? हिंदू कुश पर्वत को, हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आया था, पार करके भारत आया था। अब एक और बात आती है यहाँ से, सिकंदर की पिता तो हो गए फिलिप, इसके जो गुरु थे, गुरु कौन थे, किसका शिष्य था? सिकंदर शिष्य किसका था? अरस्तु का। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, ये भी क्वेश्चन आते रहता है। और जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया तो उस वक्त जो गांधार वाले जो प्रदेश है, गांधार वाले प्रदेश के राजा तक्षशिला जो है, तक्षशिला के राजा कौन हुआ करते थे? आंबिक कुमार थे। तक्षशिला के राजा आंबिक कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करके और सिकंदर को सहयोग करने का जो है प्रॉमिस किया था कि हम सहयोग करेंगे भारत पर आक्रमण करने के लिए। फिर सिकंदर आगे जब बढ़ा तो भेंट हुआ, पंजाब के शासक पोरस थे, पोरस के साथ युद्ध हुआ सिकंदर का। उसी युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है और वित्सता का युद्ध भी कहा जाता है। उस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी, लेकिन पोरस की वीरता भरी युद्ध को देखकर जो सिकंदर था, सिकंदर प्रभावित हो गया और सिकंदर फिर पोरस को वो दे के और मित्र बना के आगे जाने का अब आगे आने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद ब्यास नदी थी, ब्यास नदी को पार करने से पहले सिकंदर की जो सेना थी, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि रास्ते में उतने यूनान से होते हुए सिकंदर की सेना को कई सारे युद्ध लड़ने पड़े थे। तो सिकंदर की सेना हार चुकी थी और कई सारे कारण थे, कई सारे रीजन थे, जिनमें एक रीजन आता है कि सिकंदर की सेना हार चुकी थी। दूसरा रीजन आता है कि जो सिकंदर की सेना थी उसको यहाँ का एनवायरनमेंट जो पर्यावरण है, जो मौसम है, मौसम उसको परेशानी में कर रहा था। और कुछ चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा जो नीतियाँ बनाई गई थी, जो कूटनीति बनाया गया था, कूटनीति में वो लोग फंस गए थे। तो ये भी एक रीजन था कि जिन रीजन के चलते सिकंदर की सेना को यहाँ से भारत से लौट के जाना पड़ा था। सिकंदर पूरे जितना दिन भारत में 19 माह रहा था, भारत में कितना दिन रहा था? 19 माह भारत में रहा था। 326 ईसा पूर्व में आया था और 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था सिकंदर। ठीक है, फिर रास्ते में ही जा रहा था तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर 323 BC 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में, कितना? 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। और इस युद्ध के कारण ये जो यूनानियों द्वारा आक्रमण किया गया उसका भी प्रभाव भारत पे रहा और उसके कई सारे प्रभाव रहे। उस प्रभाव को हम लोग समझते हैं। पहला प्रभाव था निकैया और बहुकेफला नगर का निर्माण कराया था। निकैया और बहुकेफला नगर का निर्माण किसने कराया था? सिकंदर ने नगर का निर्माण। गांधार शैली का विकास हुआ था। गांधार शैली का विकास यूनानी आक्रमण के कारण। फिर भारत का एकीकरण हो पाया था इसी आक्रमण के कारण। भारत का एकीकरण और यूनान के साथ संपर्क बढ़ा, व्यापार बढ़ा, ये सारे परिणाम रहे।
और अगला जो वीडियो होगा ये प्राचीन बिहार के अंतर्गत हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत।